नमस्कार दोस्तों, आज हलवा सेरेमनी था यानी कि 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार हो चुका है, जिससे कि हलवा सेरेमनी मनाया जाता है जब आखिरी चरण में होता है, खुशियां मनाई जाती है एक तरीके से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस हलवा सेरेमनी के बाद एक बड़ी खबर देने वाला हूँ। बड़ी खबर यानी कि एक बड़ी समस्या आने वाली है जो हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए अगर हम लोग अपना पैसा बैंकों में रखते हैं या फिर अगर हम इक्विटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एनपीए क्राइसिस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्राइसिस, ये काफ़ी बड़ी क्राइसिस दोस्तों जो आने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीआई भी आप लोगों से कह रहा है। मैं आरबीआई के भी कुछ आंकड़े आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो आरबीआई ने आप लोगों को बताया है। देखिए, यहाँ पे आरबीआई ने एफएसआर रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को आप लोगों के सामने दिया था, जो कि 7 जनवरी को दिया था। वैसे तो वीडियो आप लोगों को और पहले देना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। कहीं कहीं गवर्नमेंट ने जो बजट तैयार किया है, अगर बैंकिंग सेक्टर को ध्यान में नहीं रखती है तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आपके पैसों के साथ। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं, अभी प्रेजेंट में ऑलमोस्ट SCGBS 7 पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम 7.5% इन September 2022 टू 13.5% बाई सितंबर 2021। यानी कि जो अभी का प्रेजेंट का कह लीजिए एनपीए है बैंकिंग सेक्टर में, वो 2021 सितंबर तक बढ़ करके 13.5 यानी कि ऑलमोस्ट दोगुना होने को रेडी है। यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों को एनपीए के बारे में भी एफएसआर रिपोर्ट में दी गई है कि ग्रॉस एनपीए, यहाँ पे देखिए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो डिक्लाइन टू 7.5% फ्रॉम 8.4%। ठीक है, पहले 8.4% था, अभी जो प्रेजेंट में है वो है 7.4% ग्रॉस एनपीए। मैं आप लोगों को एनपीए के लिए कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि एनपीए से किस तरह का आप लोगों ने यस बैंक में देखा, उसका भी सबसे ज़्यादा एनपीए है। दूसरा, आप लोगों ने पीएमसी बैंक को भी देखा है। एनपीए की वजह से ही उसमें रोक लगा दी गई थी और बहुत से लोगों का पैसा फंसा और कुछ लोगों की जानें भी गई। पैसा फंसने की वजह से किसी को हार्ट अटैक हुआ या फिर इस तरह की समस्याएं आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेंगी अगर आपका पैसा बैंक में होता है। आइए समझते हैं इस चीज़ को कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, एनपीए क्राइसिस अगर हम लोग 2008 की बात करते हैं, क्योंकि उस समय भी एनपीए क्राइसिस की वजह से ही पूरी ग्लोबल मंदी आई थी, जो कि 2.5%। यूएस में जब हाउसिंग क्रैश हुआ था, जब लोग अपने होम लोन का पैसा नहीं चुका पाए, तो बैंक क्या कर रहे थे कि बैंक उनके घर को औने पौने दाम में बेच करके अपना पैसा वसूल रहे थे। अब इससे हो क्या रहा था कि लोग जब उसकी बोली लगाते थे, जब ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ की रहती है तब उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में होती हैं तो उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से दोस्तों वहाँ पे एनपीए भी बढ़ा। प्लस जब लोगों ने लोन लेना स्टार्ट किया उस घर को खरीदने के लिए, तो उसकी वजह से क्राइसिस जो आई दोस्तों, वो धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में भी देखने को मिले। इससे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से हर मार्केट, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या फिर आप लोगों का बैंकिंग सेक्टर हो या फिर रियल एस्टेट हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, हर तरीके के सेक्टर डाउन चले गए थे जब 2.5% का एनपीए बढ़ा था हाउसिंग क्रैश की वजह से। ठीक है, वहीं पे अगर आप लोग अभी प्रेजेंट का एनपीए देखते हो 2021 का, जो अभी प्रेजेंट सितंबर तक में बताया गया है 7.5%। अभी ये डेटा है, अभी ऐसे बहुत सारे डेटा हैं जो कि अभी बताए नहीं गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको मना कर रखा है कि वो एनपीए की कैटेगरीज में नहीं लाए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों के मुद्रा लोन हो गए या फिर आप लोगों की जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलती है, वो सारी स्कीम्स के जो लोन्स हैं उनके एनपीए नहीं गिने जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये एनपीए नाम की बला क्या है और हमें ये परेशान क्यों करता है। जब भी आप लोग बैंक से लोन लेते हो तो आप लोग उसको ईएमआई के रूप में चुकाते हो, महीने महीने की ईएमआई। ठीक है, अब एनपीए कैसे हो जाता है, जैसे कि आपने 90 दिनों की ईएमआई नहीं दी बैंक को। अब 90 दिनों की ईएमआई नहीं दी तो बैंक क्या करता है, अब आप लोगों को एक नोटिस जारी करता है जो कि 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को पैसा वापस करना होता है। ठीक है, अब ये पैसा अगर आप लोग वापस नहीं कर पाते हो तो आप लोगों से बैंक 30 दिनों के अंदर अंदर वो पैसा वसूलने की कोशिश करता है। अगर वो 90 दिनों में पैसा आपसे वापस नहीं ले पाता है, ठीक है,
तो अब क्या करता है कि बैंक के पास जो भी प्रॉफिट आए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर से या फिर प्रेजेंट के तिमाही वगैरह से, उससे आप लोगों का ये जो लोन लिया हुआ कर्जा है वो आरबीआई को चुकाता है। क्योंकि देखिए बैंक्स भी जो होते हैं वो आरबीआई से पैसा लेकर के आप लोगों को लोन देते हैं, ठीक है। जब इनके पास पैसा नहीं जाता है तो आरबीआई पैसे की डिमांड करता है कि लाओ भैया मेरा पैसा लेकर के आओ। तो अब 90 दिन आपने लोन नहीं दिया, उनको ईएमआईज नहीं चुकाई और 90 दिन इन्होंने अपनी तरीके से कोशिश की और पैसा इनको नहीं मिला, तो ये फिर अपना पैसा निकाल करके जो प्रॉफिट का पैसा होता है वो आरबीआई को देते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि इनकी जो भी प्रॉफिट होती है उसमें कमी आती है, फिर धीरे धीरे बैंक के एसेट्स कमजोर होने लगते हैं। अब ये खास करके दोस्तों कैसे बढ़ेगा इसको भी हमें समझने की जरूरत है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम बहुत कुछ जो क्लियर कर पाएंगे कि आखिर हमें परेशान क्यों होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोन बांटे गए हैं उस समय जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत सारे लोन बांटे गए हैं और उसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से लोगों की जॉब्स गई हैं। जॉब्स जाने की वजह से दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो अपनी ईएमआईज को चुका नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए लॉकडाउन खुले धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो एनपीए के आने की कैटेगरी में जो अमाउंट है 90 दिन उन्होंने ईएमआई नहीं दी और 90 दिन बैंक्स अपनी तरफ से कोशिश कर ली, यानी कुल मिलाकर के 180 दिनों का ये समय जो है ये धीरे धीरे आएगा, बैंकों के पास डेटा और एनपीए यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। चाहे आप लोग मुद्रा लोन की बात कर लो या फिर किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम है, अगर हम लोग उसके पूरे परसेंटेज को मिला करके देखें तो अभी भी एनपीए की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 12 to 13% तक जा सकती है अगर उसको भी ले लिया जाए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेकर के आए हैं और उसको उन्होंने मना कर रखा है। अगर आप लोग उसको भी जोड़ते हैं तो बैंक का एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि आखिर जो भी हमें परेशान करती है वो चीजें क्या हैं। तो देखिए परेशान करने वाली चीज सबसे पहले होती है कि हम कभी भी गिरते हुए या फिर कह लीजिए परेशान या फिर कह लीजिए जिसकी टांग टूटी हो उसको लेकर के दौड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो एनपीए जो है ये बैंक को लंगड़ा बना देता है, ठीक है। अब बैंक को जब लंगड़ा बना देता है तो कोई भी उसके साथ लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनना चाहेगा। दूसरा चीज ये कि इसमें डिपॉजिटर कम आना चाहेंगे, अपना पैसा कम डिपॉजिट करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों कि ये इक्विटी मार्केट को पूरी तरीके से धाराशाही कर देगा, यानी कि जिस भी बैंक के ज्यादा एनपीए बढ़े हैं उनका इक्विटी जो प्राइस है यानी कि जो शेयर के प्राइस हैं वो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इससे होगा क्या कि बैंक की वैल्यूएशन कम हो जाएगी, ठीक है। बैंक की वैल्यूएशन कम होने के बाद दोस्तों जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम बैंक को अपना पैसा देते हैं, सेविंग में डालते हैं पैसा, डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, वैसे ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बड़े बड़े कह लीजिए कंपनी जो होती हैं उनके पास भी उनका अकाउंट होता है करंट अकाउंट के रूप में, तो वो भी अपना अकाउंट इनके साथ नहीं रखना चाहेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन इनके साथ अपना अकाउंट नहीं खोलना चाहेगा जिनका एनपीए बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि यहाँ पे इकोनॉमी को खतरा बढ़ जाता है। इकोनॉमी को खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ से लोग लोन नहीं उठाएंगे। अब लोन नहीं उठाएंगे तो और भी जैसे कि बैंक में लोन हम लोग किस लिए लेने जाते हैं, हम लोग होम लोन के लिए जाते हैं, हम लोग जाते हैं कार लोन के लिए, हम लोग इस तरह के और भी लोन्स के लिए पर्सनल लोन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जब बैंक का एनपीए बढ़ जाएगा तो बैंक क्या करेगा कि इन लोगों को लोन देते समय काफी जांच परख करेगा, जिससे कि होम लोन कार लोन या फिर पर्सनल लोन लेने में नियम की कह लीजिए कठोरता बढ़ने से ये लोन्स भी काफी कम जाएंगे, जिससे कि बैंक की कमाई होती है। आरबीआई नए नए स्ट्रिक्ट रूल लेकर के आएगा अगर किसी भी बैंक के एनपीए बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि उनके यहाँ से लोन निकलेगा नहीं तो उनको अमाउंट रिटर्न पे मिलेगा नहीं, क्योंकि बैंक के काम करने का तरीका यही है, बैंक के कमाई का तरीका यही है। नेक्स्ट चीज दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत। एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत इसलिए आ जाएगी दोस्तों क्योंकि देखिए अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो अपने कुछ फ्यूचर गोल लेकर के आई है तो वो अपने हाथ बढ़ाने में डरेगी, और जब भी वो बैंक के पास जाएगी तो बैंक के जो भी रूल्स हैं, नए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनकी वजह से उनको लोन्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बैंक
जो भी कंपनीज हैं वो अपने हाथ आगे तक नहीं फैला पाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाने में थोड़ा कतराएंगे और किसी भी बैंक से लोन लेने में कतराएंगे। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों जो हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगी वो है कि जो भी लोन हम लोग निकालेंगे उसकी ब्याज दरें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और जो भी डिपॉजिट करते हैं जैसे कि हम लोग एफडी करते हैं या फिर आरडी करते हैं या फिर बैंक के कोई भी स्कीम्स हैं या फिर कह लीजिए कि आप लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, तो इसमें आप लोगों के जो इंटरेस्ट रेट होंगे, जो आप लोगों को ब्याज मिलता है बैंक की तरफ से, वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पे बैंक धाराशायी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये चीजें हो जाएंगी, जब बैंक के पास पैसा लोग एफडी नहीं करवाएंगे ना ही आरडी करवाएंगे, तो लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाने लगेंगे। दूसरे ऑप्शन जैसे कि एनबीएफसीज हो गई, ठीक है, या फिर ऐसे कोई कॉरपोरेट एफडीज हो गई जो उनको काफ़ी अच्छा ब्याज दे रही हैं। इससे होगा क्या कि बैंक की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। तो ये काफ़ी कुछ दोस्तों आने वाले 6 महीनों में हो सकता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम आखिर क्या करें अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आप लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो आपका बैंक है उसका एनपीए कितना है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे उस बैंक में रख रखे हैं तो आप उन पैसों को दूसरे बैंकों में भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके सेविंग अकाउंट में करोड़ करोड़ रुपए पड़े हैं और वो मुझसे हमेशा सलाह मशवरा करते रहते हैं कि सर हम पैसा कहाँ डालें। तो आप लोग किसी अच्छे सुरक्षित बैंकों में पैसा डालें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और अगर आपके पास सीए है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। पता चला कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है, अगर हम उसको 25-25 हजार करके 4 अकाउंट में यानी कि 4 सेविंग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फिर हमारा क्या वो भी 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख पे हमें टैक्स भरना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, वो सारा कुछ आपका है, वो एक पैन कार्ड से जुड़ा हुआ। जब भी आप सीए होगा तो वो आपका ये सब कुछ कर देगा, आप लोगों को किसी भी तरह के एक्स्ट्रा टैक्स नहीं भरने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि आप लोग जो भी बैंक के डिपॉजिट हैं उनको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए मत कराइए। जैसे कि आप लोग एफडी वगैरह करा रहे हो, इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल मत कराओ, ठीक है। अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए देखो, शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी बैंक में एफडी देखो, जैसे कि 1 साल हो गया या फिर 2 साल हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका अल्टरनेटिव देखना है तो आप लोग बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हो, ठीक है, बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हो, कॉरपोरेट की एफडीज की तरफ जा सकते हो। ये आप लोगों को अच्छा रिटर्न भी देंगे और उनकी अगर बैलेंस शीट अच्छी होगी तभी आप लोग करिएगा। आप लोग इसके AAA रेटेड बॉन्ड या फिर एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा और ये इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा अमाउंट डालते हो और एनपीए की वजह से अगर आपके बैंक पे किसी तरह की रोक लग जाती है या फिर आपका बैंक पूरी तरीके से डूब जाता है तो आप लोगों का अभी फिलहाल केवल 5 लाख रुपए सुरक्षित है उसमें। मान लीजिए आपके पास करोड़ रुपए हैं तो आप लोगों को केवल और केवल 5 लाख ही रिटर्न में वहां से मिल पाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि अगर आप लोग अपना पैसा अलग अलग बैंक में डिस्ट्रीब्यूट रखते हैं तो होगा क्या कि आप लोगों का जो 5-5 लाख रुपए है अलग अलग बैंक में, एक बैंक में 5 लाख, दूसरे बैंक में 5 लाख, तो अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो 5-5 लाख अलग बैंक्स में डाल करके आप अपना पूरा पैसा सुरक्षित कर सकते हैं। इस चीज को करने के लिए आप लोगों को अकाउंट्स खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग एफडीज भी खुलवा करके दूसरे बैंक में रख सकते हैं और वहां पे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और मुझे लगता है कि इस चीज पे ज्यादा सोचना चाहिए क्योंकि हम काफी मेहनत से कमाई करते हैं और अगर हमें वो चीजें थोड़ी सी दिक्कत में भी लगती हैं तो हमें थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। खास करके अगर मैं एनपीए बढ़ने की बात करूं तो सबसे ज्यादा इस समय एनपीए है एसबीआई का और फिर उसके बाद है पीएनबी का, फिर उसके बाद है आपका आई थिंक यूनियन बैंक का है। ये कुछ सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एनपीए ज़्यादा है लेकिन इनके पास डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर इसमें अकाउंट है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी जो बैंक हैं इन पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है, इनको बैंक
अगर ये बैंक डूब जाते हैं तो समझ लीजिए कि पूरे देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो एसबीआई हो गया, और पीएनबी में आपका पैसा है तो मैं कहूँगा कि पीएनबी से थोड़ा सा हटा करके आप लोग दूसरे बैंकों में डालें अगर 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है उसमें, तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से। बाकी पीएनबी डूबने वाला नहीं है, आप लोग किसी भी तरह के एक्शन मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को चीज़ें ये बता रहा हूँ कि आप लोग ये ध्यान रख करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट करके बताइए मुझे, मैं भी जानना चाहता हूं आप लोगों की राय इस वीडियो को लेकर के। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेगी। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे RKY807 करके ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे रविकांत यादव सर्च कीजिए, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।